सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये समझते हैं कि कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस में किस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ता है और किस तरह से चीजें वर्कआउट करती हैं। लेट डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह की रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन आपकी आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ वन रिएक्शन इज rearrangement reactions. One is substitution reaction, other one is addition reaction, third one is elimination reaction, and fourth one is rearrangement reaction. Let one by one हम एक एक रिएक्शन को समझते हैं और उसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। पहले तो मैं बता दूं, इस रिएक्शन के अंदर एक एक करके पहले हम ये समझते हैं, फिर ये देखते हैं कि कितने तरह की मैकेनिज्म होती हैं और किस किस जगह पर कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की जा सकती हैं। इन रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म फॉलो होती हैं उनमें एक कॉमन बात होती है। कुछ मैकेनिज्म हमारी टू स्टेप में, कुछ मैकेनिज्म हमारी वन स्टेप मैकेनिज्म होती हैं। कुछ स्टेप मैकेनिज्म होती हैं, कुछ हमारी वन स्टेप मैकेनिज्म होती हैं। तो मैकेनिज्म में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें चीजों को, तो टू कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बना दी। पहली है वन स्टेप मैकेनिज्म या टू स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप मैकेनिज्म। और दूसरी है वन स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज टू स्टेप मैकेनिज्म एंड अदर वन इज वन स्टेप मैकेनिज्म। हम वन स्टेप मैकेनिज्म की बात करें तो बेटा जो टू स्टेप मैकेनिज्म, या तो मैकेनिज्म इस तरह से होगी या मैकेनिज्म इस तरह से होगी। टू स्टेप मैकेनिज्म जो होती है ना, उसका ऑर्डर वन होता है। तो इसीलिए जैसे आपका SN1, E1, ये सब जो SN1 है, E1 है, ये देखिए ना, वन स्टेप, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। टू स्टेप मैकेनिज्म है और टू स्टेप मैकेनिज्म में ऑर्डर वन होता है, यानी कि जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट, उसी की पावर पे डिपेंड करता है। जो फास्ट स्टेप में करता है उसको नहीं करता। इसमें एक स्लो स्टेप होता है, दूसरा फास्ट स्टेप होता है। इसका मतलब टू स्टेप्स हैं, तो एक वन इज स्लो स्टेप एंड अदर वन इज फास्ट स्टेप। दो तरह के स्टेप होते हैं बेटा। इंटरमीडिएट बनता है इनमें, इंटरमीडिएट। इस तरह की मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इस तरह की चीजें बनती है। कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इस तरह की चीजें बनती है बेटा। इसके अलावा यहां पर उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कराने के लिए
रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, उनको स्टेबलाइज कराने के लिए रीअरेंजमेंट कराया जाता है। यहां पर जो वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, वन स्टेप मैकेनिज्म में सीधे सीधे इन रिएक्शंस का ऑर्डर 2 होता है, और ये आपकी लाइक SN2 है, E2 है, ये सब इसी को फॉलो करते हैं। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट होती है इन प्लेस ऑफ इंटरमीडिएट, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। इसमें नॉर्मली जो रीजेंट होता है वो बेटा बेसिकली अटैक फ्रॉम बैक, नॉर्मली अटैक फ्रॉम बैक करता है, रीजेंट अटैक फ्रॉम बैक से करता है, यानी पीछे से करता है। लेकिन यहां पर जो रीजेंट होता है वो अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, आगे से और पीछे से दोनों तरह से अटैक कर सकता है, आगे से और पीछे से दोनों तरह से अटैक कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि वन स्टेप मैकेनिज्म में और टू स्टेप मैकेनिज्म में हमने पहले टू स्टेप को फिर वन स्टेप को देखेंगे। तो जब यहां पर केवल बैक से अटैक होता है, तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होगा, इफ substrate is optically active, substrate is optically active, ये आप समझ लो, ये एग्जांपल है आपका SN2 का और ये एग्जांपल है आपका SN1 का। तो आप एक तरह से जनरलाइज करने के साथ साथ SN1 SN2 भी पढ़ रहे हैं कि SN1 SN2 में होता क्या है। If substrate is optically active, then inversion takes place, means L convert into D or D convert into L. This inversion is called Walton inversion. टू स्टेप में अगर आप देखें, if substrate is optically active, then racemization फिर से मैं पढ़ता हूं, racemization observed। racemization means, देखो आप जानते हो कि फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, यानी डी भी मिल सकता है और एल भी मिल सकता है। इट मीन्स डी और एल दोनों मिल सकते हैं, या प्लस माइनस। तो यहाँ पे डी और एल यानी कि डी एल दोनों मिल सकते हैं। तो जब दोनों की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर एक मिक्सचर बनेगा और उसे कहेंगे हम रेसेमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेसेमाइजेशन। ये SN1 में होता है और ये आपका SN2 में होता है। यहां पर इससे पहले मैंने आपको जो भी बताया, ये टू स्टेप मैकेनिज्म इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ SN1 and one step mechanism is basically example of SN2। ये एग्जाम्पल है SN1 और SN2 के बेटा।
here polar protic solvent favor polar protic solvent, polar protic मतलब पोलर भी हो साथ में प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला, प्रोटिक मीन्स होता है H प्लस देने वाला. And here in one step mechanism, polar aprotic solvent, polar aprotic solvent, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ बेटा कि ऐसा सॉल्वेंट आपका पोलर तो हो लेकिन वो H प्लस ना दे. अप्रोटिक मीन्स H प्लस ना दे. जैसे आपका DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. लाइक हमने SN1 के एग्जाम्पल को देखा. SN1 मतलब 2 स्टेप. 1 का मतलब होता है बेटा यहां पर ऑर्डर 1 और SN2 मतलब 1 स्टेप. अब आप इसको SN1 SN2 जो भी कहना चाहो, E2 कहना चाहो E2 कह लो. SN1 आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है. खैर इसको डिटेल हम बाद में करेंगे. अभी हम बात कर रहे थे 2 स्टेप की और 1 स्टेप की. हम एग्जांपल ले रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसमें थोड़ी सी चीजें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा. चलिए इससे पहले कि मैं इसको और डिटेल करूं एक बार थोड़ी सी नजर हम और डाल लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. लेट डिस्कस वन मोर टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप जैसे कि नाम देख रहे हो इसका सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला. मीन्स ये हुआ कि अगर आप कोई दर्द की दवा लेने जाते हो, मान लीजिए आप कोई एंटी एनाल्जेसिक लेने जाते हो, तो एनाल्जेसिक तो उसकी कैटेगरी होगी, नाम अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है कोई आपको जीरोडॉल दे दे, वो भी एनाल्जेसिक है. हो सकता है कोई ब्रूफिन दे दे, वो भी एनाल्जेसिक है. तो ये हो सकता है कि वो नाम अलग अलग हों पर उनका काम एक होगा. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर आप कोई दवा लेने जाते हो उसके पास वो नहीं है तो आप उसी सॉल्ट की वो दूसरे सब्स्टिट्यूट दे देगा ना. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सेम नेचर की चीज से सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, अपोजिट नेचर की चीजों से सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता. याद रखिएगा एक इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जैसे अगर कोई एक चीज एक ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप लाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. कोई नया मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुआ है, वहां से कुछ निकला नहीं है, बस एक ग्रुप हटा है और दूसरा ग्रुप लगा है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये आपके कई तरह की होती हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल. वन इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल. वन इलेक्ट्रोफाइल one electrophile is substituted by another electrophile. Then this is called electrophilic substitution reaction and represented by SE. इस तरीके से हम
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसको हम दो तरह से कह सकते हैं, एक हो सकता है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा काम हो रहा है तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसे हम कहेंगे ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारा सिंपली ऐसी कहलाता है, एलिफेटिक में होता है, यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम समझ रहे हैं सभी एक एक बात को, और इसके अंदर अभी मैकेनिज्म को, एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हुआ, अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर वो एरोमेटिक में होगा तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है बेसिकली, कि वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर न्यूक्लियोफाइल इन रिएक्शन। One nucleophile is substituted by other nucleophile. This is called substitution reaction, represented by SN, nucleophilic substitution, N for nucleophilic and S for substitution. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो ये SN1 कहलाता है, और इफ इट इज सेकेंड ऑर्डर की है तो ये SN2 कहलाता है। नॉर्मली अगर एरोमेटिक, अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स में अगर ये दिख रहा है तो इसको हम एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और सिंपली इसे SN1 SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ये SN2 यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिख रही है, सो दिस इज कॉल्ड, एरोमेटिक के लिए इसे ऐसे लिखते हैं ARSN। ARSN, तो ARSN मतलब क्या हुआ, AR का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर भी ऐसे ही फिर दिखते हैं, तो दिखते हैं इसे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 से तुम समझ जाना कि 1 है तो स्टेप 2 है, और 2 है तो स्टेप 1 है, और 2 स्टेप है तो इसका मतलब एक स्टेप स्लो होगा, एक स्टेप फास्ट होगा, और स्लो होगा तो फास्ट होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कर हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग को सीखना पड़ेगा। इन सब बातों को हम अभी सीखेंगे, एक एक मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पे बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, now come to the free radical substitution reaction. Free radical, one free radical substitution reaction is substituted by one free radical is substituted by other free radical, then this is called free radical substitution reaction.
SR radical substitution reaction, radical substitution reaction, free radical substitution reaction. ओके, अब वही एरोमेटिक्स में अगर होता है तो इसको सिंपली कहलाते हैं एरोमेटिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और वैसे आपका नॉर्मली यही होता है. मुझे लगता है पेन सही से चार्ज नहीं हो पाया है, एक बार जरूर पेन डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ज्यादा करो तो पेन खराब होने के चांसेस रहते हैं. चलिए इस चीज को हम सोचते हैं कि आखिर फिर से हमने इस बात को समझा कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो जब एक कोई भी चीज एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है. और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर फ्री रेडिकल, देन दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर ये नॉर्मली कंपाउंड्स में होता है तो बेटा नॉर्मल कहलाता है, और अगर ये एरोमेटिक्स में होता है तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इसका मतलब ये हुआ. इसके बाद हम बात कर सकते हैं एडिशन रिएक्शंस की, एलिमिनेशन रिएक्शंस की. After that we are talking about aromatic substitution. Come to the addition reaction and elimination reaction and rearrangement reactions. Addition reaction, अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए जैसे सपोज करो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलेट करता है, एक मॉलिक्यूल आया और एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं. कुछ जाता नहीं है, कुछ निकलता नहीं है. तो दो चीजें मिलकर, दो सबस्ट्रेट मिलकर, एक सबस्ट्रेट ये था, एक सबस्ट्रेट ये था, दोनों ने मिलकर कोई एक एडेंडम बना लिया, दोनों ने मिलकर कोई एक चीज बना ली. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. जैसे मान लीजिए आप HX बना लेते, लाइक अगर आप इस तरीके से कर लेते CH2 और इस तरह से आप HX ऐड कर लेते यहाँ पर, तो एक तरफ आपका H ऐड हो जाता और एक तरफ आपका ये X ऐड हो जाता. इस तरह से ये आपका कंपाउंड बना. तो दो चीजें आपस में मिलकर, एक ये और एक ये, दोनों आपस में मिलकर एक एडेंडम बना लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में अब ये शुरुआत अगर एडिशन के इलेक्ट्रोफाइल से होती है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अगर इसकी शुरुआत न्यूक्लियोफाइल से होती है, सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. शुरुआत रेडिकल से होती है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल एडिशन रिएक्शन. सो एडिशन रिएक्शन में बी ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, डिपेंड्स ऑन द रीजन. अगर शुरुआत किसी इलेक्ट्रोफाइल से होती है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अगर इसकी शुरुआत किसी एडिशन रिएक्शन की शुरुआत किसी न्यूक्लियोफाइल से होती है, सो दैट इज कॉल्ड, इट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एंड इफ देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ रेडिकल की वजह से होता है तो ये कहलाता है बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. called free radical addition reaction. तो इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहा जाता है बेटा. तो एडिशन रिएक्शन इस तरह से इतने टाइप की होती है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. सबकी मैकेनिज्म हम एक एक करके समझेंगे. एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक, जैसे इसके जस्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन,
ये आपका बिल्कुल एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट होता है, एडिशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए if I am taking like this is a compound CH3 CH2 CH3, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसा है, और यहाँ पर आपका एल्कोहलिक KOH या कुछ और यूज होता है, तो इस तरीके से ये HX आपका, ये HX निकल जाता है। एक चीज यहाँ से एलिमिनेट कर जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से ये बन जाता है। तो बेटा समझिए जरा, एल्कोहलिक KOH आपका CH3 CH2 CHOH, अब देखिए ये आपका है एल्काइल। अब यहां से देखिए दो चीजें निकली, एक HX निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर से एलिमिनेट हो जाए एक मॉलिक्यूल, देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल था और इससे एक चीज निकल गई, एलिमिनेट हो गई, सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन किसी एक एल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हो रही है, और यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX बेटा बनता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ये बना और एक मॉलिक्यूल ये बना, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ पर एक से दो बनते हैं और एडिशन में दो से एक बनता था। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी E1 हो सकती है, ये एलिमिनेशन E2 हो सकती है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन E1CB हो सकती है। एलिमिनेशन रिएक्शन E1, elimination of first order and elimination of second order and elimination of first order in presence of conjugate base, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इन तीनों में लगते हैं, क्या लगता है, कौन सी कंडीशंस लगती हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो होती है, इन सब का डिस्कशन हम लोग जाएं। फिर बात आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट, अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ना कोई मॉलिक्यूल निकलता है, ना ही कोई मॉलिक्यूल ऐड होता है। जो एक मॉलिक्यूल के अंदर है उन्हीं में से कुछ एक चीज, एक ग्रुप यहां से हटके इधर लग गया, एक यहां से हटके वहां लग गया, और इस तरह से एक नए मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर इस तरह से ऐसी चीजें हों, और ये आपका OCH3 हो, और कुछ ऐसा हो हीटिंग करने के बाद ये चीज आपकी इस तरह से ना होकर AH, यहां से एक H था, यहां से ये H हटकर यहां लग गया और ये OH बन गया, और ये CH3 यहां से हटकर यहां लग गया, और ये, आप मुझे बताइए कुछ भी बाहर से आया, कुछ भी इससे निकला, कुछ नहीं हुआ, बस कहीं से एक चीज से हटकर दूसरी चीज चली गई, दूसरी चीज से हटकर पहले पे चला गया, और इस तरीके से एक नए मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हो गया। ये देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। दिस इज रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वो है CH2CH2X है, और आप हीटअप करते हो। हीटअप करने के बाद AlCl3 की मौजूदगी में, तो इसमें क्या होता है, आइसोमेराइजेशन हो जाता है। ये X यहां से हटकर यहां लग जाता है, तो इसमें और आया, कुछ गया, कुछ हुआ क्या, सिर्फ इतना हुआ कि एक जगह से हटकर दूसरी जगह। सो दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट बेटा। और ये रीअरेंजमेंट आपको नॉर्मली हीट की मौजूदगी में या किसी पर्टिकुलर रीजन की मौजूदगी में, एजेंट की मौजूदगी में शुरू और बहुत अच्छे से अकर होता है। They were all the type of reactions which we will encounter in the whole organic chemistry, whatever the chapter is there. So now come to the mechanism. इसमें एक एक करके हम मैकेनिज्म पे डिस्कशन करते हैं। One, we are going to discuss about substitution reactions. Substitution reactions.
और इसमें सबसे जो कॉमन है दैट इज बेसिकली SN1 SN2। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 की बात करते हैं। सपोज करिए हमने एक कोई RX एल्किल हैलाइड, जनरल एल्किल हैलाइड लिया, जनरल एल्किल हैलाइड लिया और एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराना हम चाहते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल है हमारा, जनरल बातें अब हम कर रहे हैं। तो अब ये आपका या तो ये रिएक्शन RNU करके ऐसे बनेगी और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा निकल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। तो या तो ये SN1 को फॉलो करेगा या ये SN2 को फॉलो करेगा। ये इस बात पे डिपेंड होगा कि ये RX कैसा है बेटा, याद रखिएगा। इफ, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा RX कैसा है, याद रखिएगा। अगर ये RX आपका मिथाइल होता है, मिथाइल X या 1 डिग्री RX, इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं CH3 CH2X, अगर ये होते हैं तो ये एल्किल हैलाइड ऑलवेज SN2 का फेवर करेंगे। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी एक कैटेगरी है स्पेशल, जो कि SN1 का भी फेवर कर सकती है। इफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड having alpha, beta, gamma carbon 3 डिग्री और 4 डिग्री, then it follow SN1। ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड क्या फॉलो करेगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के पास भी अगर इफ गामा कार्बन हैविंग 3 डिग्री, ये कैसे हुआ भाई, लेट्स डिस्कस इट। बहुत स्मार्ट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका दिस इज योर CH2X, ये मान लीजिए आपका है, एंड दिस इज बेसिकली अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। तो गामा या बीटा कार्बन भी वहां पे ले सकते हैं हम, की जगह हम बीटा कार्बन की बात करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि बीटा कार्बन उसके करीब में होता है। इसकी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो सपोज करिए ये आपका 2 डिग्री ना होकर ये आपका 3 डिग्री है, कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी ना, तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा। हाँ, तो अगर ये आपका देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री आ गया, अगर बगल में, तो यहाँ पर ये आपका अब 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 को फॉलो करेगा। SN1 की सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी, सब होगा। या फिर ये आपका अगर 4 डिग्री हो, तब भी SN1 को फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये आपका 2 डिग्री है, जैसे ये 2 डिग्री है आपका, तब ये SN2 को ही फेवर करेगा, तब ये SN2 को ही फेवर करेगा। या अगर ये सिंपली आपका CH3CH लाइक कुछ और होता, CH3CH2X होता और ये वाला आपको 1 डिग्री होता, तब भी ये SN2 फेवर करता। और ये वाला अगर आपका CH3X होता
तब तो SN2 होता है, इन दोनों में SN2 हमेशा होता है, और इस तरीके से यहाँ पर SN1 होता है और यहाँ पर SN1 हो सकता है। समझ गए? तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोग सिंपली कह देते हैं 1 डिग्री RX आपका SN1 करेगा, SN2 करेगा, पर 1 डिग्री RX की भी कंडीशंस हैं कि कौन सा 1 डिग्री RX करेगा, कौन सा 1 डिग्री RX नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल का, एक न्यूक्लियोफाइल का X क्या है? न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से लगना। याद रखिएगा हमेशा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर पाता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कर पाता है। इट मीन्स हम यहां पे बात कर सकते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिग्री RX, सो 2 डिग्री RX तो आपका SN1 देगा ही देगा, और 3 डिग्री RX तो आपका SN1 देगा ही देगा। ये सारा खेल है स्टेबिलिटी का बेटा। अब चलिए मैं देखता हूं कि कैसे यहां पर क्या हो रहा है। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, CH3X का। CH3X है बेटा, इस X में आप जरा समझिएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH कहीं से मिला, इस OH इस X को हटाना चाहता है, तो ये जो X ऐसे 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 लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा जब ये OH आएगा ना, तो OH माइनस, अब यहाँ पे SN2 हो रही है, तो देखो कैसे SN2 होती है, तो ये जो OH माइनस आएगा ना, ये OH माइनस फ्रंट से नहीं आएगा, बैक से आएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि SN2 में बैक से अटैक होता है, सामने से बुराई कौन करे, पीछे से बुराई करके इसको हटा दिया। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों एक जगह पर होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल इधर से हट रहा होता है और दूसरी तरफ से पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल पीछे से लग रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होता है, फाइनली फिर ये होता है और फाइनली वो निकल जाता है। याद रखिएगा बैक से अटैक होता है। तो देखिए एक ही स्टेप हो रहा है पूरी मैकेनिज्म में, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है जैसे इसके स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट के बाद दूसरा बन गया। ट्रांजिशन स्टेट अपने आप में कोई स्टेप नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, टूट जाती है। बीच की कंडीशन है जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है। तो ये आपके डिपेंड करती है इस रिएक्शन की, उसकी क्वालिटी बेटा। यहां पर हम बात करते हैं CH की, यहां पे बात करते हैं इसकी। इस तरीके से ये OH आ जाता है, इस तरीके से ये H आ जाता है। दिस इज कॉल्ड SN2। यहां पर सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए आपका DMSO की तरह, एसीटोन की तरह, जिसके अंदर एसिटिक एसिड नहीं होना चाहिए। DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, DMSO का मतलब मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये CH3 है, ये डाई मिथाइल हो गया, और सल्फो ऑक्साइड इस तरीके से हो गया। तो ये पोलर तो है लेकिन इसके अंदर H नहीं है। एसीटोन की मैं बात करूं तो ये पोलर तो है मगर इसके अंदर H नहीं है ना।
अब यहाँ पे हमने बात की इसकी, अब हम बात कर रहे हैं कि SN1 में क्या होता है। SN1 में देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने अभी दिखाया आपको कि 1 डिग्री आपका SN1 SN2 करता है, हाँ करता है 1 डिग्री SN2, लेकिन अगर सिंपली 1 डिग्री है तब ये वाला 1 डिग्री SN2 करेगा, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला जो 1 डिग्री होगा ये SN2 ही करेगा, ये SN2 ही करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस तरह का 1 डिग्री ले लूं, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, तो देखिए अब ये ले लिया तो बल्कीनेस बढ़ती चली जा रही है, बल्कीनेस बढ़ती चली जा रही है। याद रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट हमेशा, याद रखिएगा मैंने ये जो पॉइंट यहाँ पे बताया था ना आपको, एसन ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट किससे फेवर करती है। मैं एक पॉइंट और आपको SN2 में बता दूं कि ट्रांजिशन स्टेट उल्टी होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कीनेस, ज्यादा बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा बड़े ग्रुप हो जाएंगे ना ट्रांजिशन स्टेट उतनी कम स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, याद रखिएगा जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी तेजी से उतनी ज्यादा SN2 की स्पीड होगी। स्पीड ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन, SN1 में पहुंचने से पहले मैं थोड़ी सी बातें और SN2 के बारे में बता दूं। स्पीड ऑफ SN2 depends on stability of TS, सवाल उठा कि स्टेबिलिटी ऑफ TS यानी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस की उल्टी होती है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, देखिए ना यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये 1 डिग्री था, यहाँ पर भी यही हो सकता था SN2, यहाँ पर भी SN2 हो सकता था, लेकिन यहाँ होगा SN1। रीजन क्योंकि इसके बगल में ये देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, देखिए उस कार्बन पे कितना बड़ा ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर तो देखिए इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पर तो SN2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर SN2 होना चाहिए था, पर हो जाएगा SN1। रीजन कि यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप और ऐड हो गया है, बल्कीनेस और बढ़ती चली जा रही है। हाँ अगर इसको आप और दो ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे ध्यान दो। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट होती है, बल्कीनेस के अपोजिट होती है। और अगर यहाँ पर कहीं पर किसी तरीके से, मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा स्टेबिलिटी के लिए कि अगर वहां पर बल्कीनेस नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बात की जाए तो उसको -I ग्रुप सपोर्ट करता है। अगर -I ग्रुप लगा हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाती है। -I ग्रुप सपोर्ट करता है, लेकिन बल्कीनेस या फिर उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस उसको, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस उसका अपोज करता है, यानी कि बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। SN2 की स्पीड के लिए, स्पीड का मतलब होता है रिएक्टिविटी ऑफ SN2, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ SN ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी ऑफ SN2, याद रखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन directly proportional to stability of transition state. Stability of transition state directly proportional to -I group, inversely proportional to steric hindrance, stability of transition state। ठीक है बेटा। अब सवाल उठा कि ये जो 1 डिग्री है, जब बीटा कार्बन आपका 3 डिग्री है तो 1 डिग्री जो RX है वो आपका SN1 क्यों दे रहा है। चलिए SN1 पे बात मैं करता हूं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि SN1 दे रहा है। दिस इज योर CH3। इससे मैं दो बातें सीख लूंगा, एक तो मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग भी सीख लूंगा,
और ये OH के साथ OH माइनस कहीं से मिल रहा है मुझे, NaOH से मिल सकता है, KOH से मिल सकता है, किसी भी जगह से मुझे मिल सकता है OH माइनस। और OH माइनस मुझे जहां से मिल रहा है वहां की मदद से, वहां की हेल्प से मैं यहाँ पर इस चीज को डेवलप कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डेवलप दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस SN1 SN2। जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को, एक एक स्टेप करके एक एक चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे 1 स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप होता है इसका टूटना। स्टेप 1 और स्टेप 2 में ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, क्योंकि ये है तो 1 डिग्री RX। क्या होता है जब X 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री RX। When X is attached with 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री RX। When X is attached with 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री RX। ये है आपका। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, मैंने कहा ये अगर SN1 है तो इसका मतलब 2 स्टेप्स में मैकेनिज्म होगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जो है ये टूटेगा और ये बहुत ही स्लो स्टेप होगा। जब ये टूट जाएगा जब ये टूट जाएगा बेटा, ये टूट गया, यहां पे हमें मिला 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। मैंने कहा था कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है और यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटाइन हमें मिला। और आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटाइन से स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन से स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, फिर मैंने कहा इंटरमीडिएट मिल गया। अब उसमें एक बात लिखी थी कि वहां पर फिर रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि उसको मौका दिया जाएगा कि भाई अभी टूटे हो, अभी दुखी हो, थोड़ा वक्त ले लो, टेक योर टाइम। थोड़ा वक्त लेता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, सुकून में लाता है, फिर दूसरा कोई आकर उसे अप्रोच करता है। कहानी तो मैं इसमें बहुत सारी सुनाता हूँ, लेकिन अभी सुनाने का टाइम नहीं है क्योंकि काम ज़्यादा है और वक्त कम है। आपका ये शॉर्ट टर्म कोर्स इस तरीके से बेटा उतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मेन बातें आपकी कोई भी छोड़ूंगा नहीं। तो ये आपका CH3 है, CH है, CH3 है, CH2X है। इस तरीके से आपका CH3 है, CH3 है, इस तरीके से ये आपको मिल जाता है। अब याद रखिएगा स्टेप 2 में क्या होगा, ये फिर इसके बाद स्टेप 2 अभी नहीं होगा, फिर इसको रीअरेंजमेंट का टाइम दिया जाएगा। टेक योर टाइम, तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। पॉसिबल है कि हाँ भाई 1 डिग्री कार्बन मुझे दिख रहा है। रीअरेंजमेंट होता है 2 बातों से। बाई कैसे होता है जरा देखते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से होता है या तो। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये तो यहाँ सीखना पड़ेगा ना, तभी तो चीजें समझ पाएंगे हम लोग। रीअरेंजमेंट होता है आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से, या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से, या 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग से, ये 2-3 बातें होती हैं। लाइक 1,2 क्या होता है ये भी समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझेंगे इस बात को। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। पहले हम इस कार्बोकैटाइन को उठाते हैं और इसके रीअरेंजमेंट को समझते हैं। We have this carbocation CH3, CH3, CH2 plus. This is basically 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर आपका प्लस है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। यहाँ पर ये इसको हम 1 पोजीशन देंगे, इस कार्बन को। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, दिस इज हैविंग फर्स्ट पोजीशन, दिस इज हैविंग सेकंड पोजीशन। इसे कहेंगे 1,2 1,2। हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब ये जैसे H है, H यहां से निकल जाए,
तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, ये ऐसे चला जाए तो मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्राइड यहां से निकलकर यहां आ जाए, तो ये कहलाएगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाएगी। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की तो ये हाइड्राइड जो है वो यहां से वन पोजीशन देखिए 1,2 ये हुआ। अब ये वाला भी तो हाइड्राइड होगा, इसका हाइड्राइड क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से H माइनस के फॉर्म में निकलता है, और H माइनस के फॉर्म में H हाइड्राइड कहलाता है। हाइड्राइड मीन्स H माइनस। तो ये H माइनस की फॉर्म पे इस पे निकला, तो देखिए यहां से ये आपका H माइनस की फॉर्म पे यहां से निकला। ऐसे तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 1 C प्लस। ये आपका सीधे 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया भाई। तो बड़ी जबरदस्त बात हुई, ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो बड़ा मजा आ गया। दूसरा एक काम और करते हैं, 1,2 दूसरी पॉसिबिलिटी थी यहां से मिथाइल निकालने की, ये वाली। तो एक काम करते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। वन टू मिथाइल शिफ्टिंग अगर हम कराएंगे तो क्या होगा? तो ये यहां से निकलकर यहां, अगर ऐसा हुआ तो लेट्स सी क्या होगा। चलिए मैं दोबारा से वीडियो शुरू करूंगा। ये आपका ठीक है बच्चों, दोबारा से शुरू करते हैं हम लोग इसको। पेन थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए।